ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चंदन सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट के मैदान से, जहां बड़ा रिकॉर्ड बना है। बिहार ने 50 ओवर में 574 रन बनाए हैं और बिहार की तरफ से 3 खिलाड़ियों का शतक अरुणाचल के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में रिकॉर्ड बना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है। बिहार की तरफ से 3 खिलाड़ियों ने शतक बनाए हैं और 574 रन 50 ओवर में बने हैं। बहुत बड़ा ये स्कोर खड़ा किया गया है। तो वैभव सूर्यवंशी ने 190, आयुष लोहारुका ने 116 रन बनाए हैं। 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया और उसमें वैभव सूर्यवंशी ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 190 रन बनाए हैं। तो 84 गेंद में 190 रन बनाए हैं वैभव सूर्यवंशी ने। वैभव सूर्यवंशी जो बेहद कम उम्र में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और उनका शानदार परफॉर्मेंस विजय हजारे ट्रॉफी में भी जारी रहा है। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी जीएस विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस, अगर बात की जाए, शानदार प्रदर्शन रहा है बिहार का और इसमें अगर वैभव सूर्यवंशी की बात की जाए तो जबरदस्त परफॉर्मेंस उनका जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपको बिहार के जो कप्तान हैं जिन्होंने 32 बॉल पर आज एक और रिकॉर्ड बनाया है। अरुणाचल प्रदेश और बिहार के मैच में बहुत सारे रिकॉर्ड बने हैं। हाईएस्ट बॉल रिकॉर्ड बना है ये। इससे पहले 506 रन तमिलनाडु ने बनाए थे साल 2022 में, वो भी नॉर्थ ईस्ट की टीम के खिलाफ ही। आज 574 रन बने हैं यहाँ पर बिहार ने अरुणाचल के खिलाफ। उससे तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की टीम ने लिस्ट में सबसे ज्यादा 500 रन बनाए थे। तो 3 बार 500 रन बन चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आज अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बिहार ने बनाए हैं। सतीबुल गनी जो बिहार के कप्तान है, उन्होंने 32 बॉल पर 100 मारे हैं, यानी कि जो अनमोल प्रीत का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाए थे वैभव सूर्यवंशी, उनको बिहार के कप्तान ने आज ही के मैच में तोड़ दिया है। 32 बॉल पर उन्होंने 100 बनाया है, तो रनों का अंबार यहाँ पर बना दिया है। और जब से डोमेस्टिक क्रिकेट में नॉर्थ ईस्ट की टीमें आई हैं, रिकॉर्ड लगातार बनते आ रहे हैं। लेकिन चाहे ग्राउंड कोई भी हो, ऑपोजिशन कोई भी हो, रन आपको बनाने पड़ते हैं और वो रन आज बिहार की टीम ने। जीएस, अगर बात की जाए तो भारत में क्रिकेट टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वैभव सूर्यवंशी के परफॉर्मेंस को लेकर क्या कहा जाए? कैन ही बी द नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडियन क्रिकेट? हालांकि अभी वो छोटे हैं, उन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनना चाहिए, लेकिन उनका परफॉर्मेंस सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देखिए, वैभव सूर्यवंशी जो है काफी अच्छे टैलेंट है और इसी वजह से उनको आईपीएल में भी अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। लेकिन अभी तक जो अगर आप देखें इस वैभव सूर्यवंशी को, कि बड़ी टीमों के खिलाफ बड़े मौके पर वैभव सूर्यवंशी के रन नहीं बने हैं, तो वो एक चीज है जो वैभव सूर्यवंशी को ध्यान रखना पड़ेगा। और अच्छे मैचों में, बड़े मैचों में, कड़े मुकाबलों में उनको रन बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, रन बनाना जरूरी है, लेकिन बड़े मैचों में रन बनाते हैं तो बड़ा खिलाड़ी बनता है। बहुत शुक्रिया जीएस विवेक पूरी जानकारी के लिए, बात करने के लिए। इस वक्त बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। वो चुनने जा रही है और ये डर ये दर्शाता है कि जिस तरीके से मुंबई में एक विकास की लहर आगे बढ़ रही है, इसी कारण ये दोनों परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आए हैं। पर मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता विकास के साथ में है, एनडीए के साथ में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और वो विकास को चुनेगी। दोस्तों, एक तरफ जहां मुंबई में 2 परिवारवादी अपनी जमानत बचाने के लिए साथ में आ रहे हैं, जानते हैं कि विकास के साथ में मुंबई है, एनडीए के साथ में मुंबई है, वहीं दूसरी तरफ पूरा देश इस बात पे आक्रोशित है कि जब पश्चिम बंगाल की सड़कों पर हमारे एक हिंदू भाई, जिसकी बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथियों ने निर्मम हत्या करी, उस हिंदू भाई के पक्ष में आप सभी ने देखा, भले दिल्ली हो गया, भले मुंबई हो गया, या देश के अलग अलग कोनों के अंदर हिंदू समाज सड़कों पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने आया। सिर्फ बंगाल के अंदर ही बंगाल की पुलिस ने
चुन चुन कर लाठी के माध्यम से हर वो हिंदू साधु संत जो बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर हमारे हिंदू भाई को जिस तरीके से लिंच किया गया, उसके खिलाफ लोकतांत्रिक रूप से जब प्रोटेस्ट करने आया, पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार ने उसको लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने में सहयोग देने के बजाय हमारे हिंदू भाई पर लाठी चलाई। कई साधु संतों की फोटो और वीडियो सामने आए जो हाथ जोड़कर पश्चिम बंगाल पुलिस के सामने खड़े थे और ये इस बात को कह रहे थे कि हमें हमारे हिंदू भाई की निर्मम हत्या पर लोकतांत्रिक रूप से प्रोटेस्ट करने का अधिकार दीजिए। परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार ने, ममता बनर्जी की सरकार ने भगवा देकर लाठी से हमारे बंगाली हिंदू भाई और बहन पर प्रहार किया। तो एक तरफ हमारे हिंदुओं के ऊपर लाठी चार्ज बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार करती है और वो बांग्लादेश के अंदर जो हमारे हिंदू भाई के साथ निर्मम क्रूरता और हत्या हुई, उसके खिलाफ जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस ने हमारे हिंदू भाइयों पर लाठी चलाई। स्थिति इस तरीके से गंभीर हो गई कि नाक से हमारे हिंदू भाइयों का खून निकलने लग गया। कई साधु संत वहीं सड़क पर फेंट हो गए। ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर जहां एक तरफ बाबरी की नींव रखने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस सहयोग देती है, वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू भाई के पक्ष में कोई प्रोटेस्ट करे तो उसको पश्चिम बंगाल के अंदर लाठी मिलती है। यह तुष्टीकरण की परिकाष्ठा है जो पूरे देश में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने बंगाली हिंदुओं के लोकतांत्रिक हित के ऊपर कट्टरपंथियों के हित को चुना। इसीलिए आज पश्चिम बंगाल में मां, माटी, मनुष्य तीनों में एक भयंकर गुस्सा है, क्योंकि जहां एक तरफ अपने वोट बैंक को ममता बनर्जी कलकत्ता में सड़कों पर प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती है, चक्का जाम करने का अधिकार देती है, वहीं दूसरी तरफ हमारे हिंदू भाई पर, हमारे साधु संतों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। ये विडंबना नहीं, ये सबसे बड़ा कम्युनल मॉडल है जो देश में सिर्फ इकलौते राज्य जहां पे ये प्रैक्टिस हो रहा है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार, कट्टरपंथियों को उन्होंने अपनी सरकार को आउटसोर्स कर दिया। स्थिति इस तरीके से हो गई कि जागो मां, आप सबने सुना होगा, जो हमारी बंगाल की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, वो अगर कोई गायिका गाती है तो उसको तृणमूल कांग्रेस का नेता रोक देता है। बॉबी हकीम ये कहता है कि वो एक ऐसा कलकत्ता देखना चाहता है जो ममता बनर्जी का राइट हैंड है, जहां पे हिंदू माइनॉरिटी के अंदर हो। और इन सब में हिंदुओं के पक्ष में एकजुट होने के बजाय जो हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ एक स्वर में बोलने के बजाय राहुल गांधी जर्मनी में जॉर्ज सोरोस के एजेंटों से मिलने में व्यस्त हैं और उन्हीं के दिग्विजय सिंह उसी हिंदू की हुई बर्बर हत्या को जस्टिफाई कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ये कहते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन है। तो आप सोचिए, जहां पूरे विपक्ष को सरकार के साथ में एकजुट होना चाहिए था, क्योंकि ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं थी। ऐसी स्थिति में अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए ममता बनर्जी की सरकार
हिंदुओं के ऊपर लाठी चलाती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जस्टिफाई करते हैं हिंदुओं की लिंचिंग को, और राहुल गांधी जर्मनी के अंदर मौन है। और एक बार भी राहुल गांधी द्वारा इसमें खुलकर एक शब्द नहीं कहा गया। इन सब से यही स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के बड़े नेताओं की अपने तुष्टीकरण के वोट की विवशताओं के कारण जो हमारे हिंदू भाई के साथ बांग्लादेश के अंदर निर्मम उसकी हत्या हुई, उसमें उनकी मौन स्वीकृति है। क्योंकि अगर उनकी मौन स्वीकृति नहीं होती तो राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव या ममता बनर्जी इन पे खुलकर बोलते। ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुओं को प्रोटेस्ट करने का अधिकार देती, उन पे लाठी नहीं बरसाती। अभी याद करिए आप, मुर्शिदाबाद के अंदर कुछ ही समय पहले दो हमारे हिंदू भाई हरगोविंद दास और चंदन दास की किस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी। उसी के अंदर कन्विक्शन जब हुआ तो 10 से ज्यादा रेडिकल्स के सजा हुई, और वही मुर्शिदाबाद के अंदर हिंदुओं को पलायन करना पड़ा क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस वहां पे सुरक्षा नहीं दे पाई। तो क्या बांग्लादेश से इंस्पायर होकर अपने तुष्टीकरण के वोट को खुश करने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सरकार बंगाल में उसी मॉडल को लागू करने का प्रयास कर रही है? हमारा सीधा सवाल तृणमूल कांग्रेस से है, क्योंकि जैसे वहां निर्मम हत्या होती है हिंदू की, यहां पे बंगाल में हिंदुओं पर लाठी बरसाई जाती है, साधु संतों के नाक से खून निकलता है, उनको प्रिवेंटिव अरेस्ट में लेने का प्रयास पुलिस करती है, और ममता बनर्जी शांत बैठती है। इसका क्लियर इंडिकेशन यह है कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी या कोई भी विपक्ष का नेता हो, आज ये सब के सब गाजा पे बोलते थे, परंतु जब हिंदुओं के ऊपर हुई बर्बरता को कंडेम करने की बात हुई, बिना इफ या बट के अनइक्विवोकली खुलकर इस पे बोलने की बात हुई, तो देश की जनता देख रही है राहुल गांधी शांत है, ममता बनर्जी शांत है। यूपी के शामली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां फिजियोथेरेपी क्लिनिक चलाने वाला पढ़ा लिखा युवक चोरी की वारदातों में शामिल निकला। पुलिस ने सरकारी अस्पताल में 8 दिसंबर की रात हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान पुलिस ने क्लिनिक चलाने वाले आसिफ और उसके साथी सचिन को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर चोरी किया गया एलईडी टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कीमती मेडिकल उपकरण, दवाइयां और वारदात में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी 3 गर्लफ्रेंड है और गर्लफ्रेंड्स की डिमांड और लग्जरी लाइफस्टाइल के शौक की वजह से अपराध की तरफ उसने कदम बढ़ा दिया। कुछ चीजें इसमें इसको स्वयं खपानी थी और कुछ चीजें अपने अयासी के लिए इसको बेचनी थी। इसके मोबाइल से भी कुछ आपत्तिजनक हम लोग को चीजें मिली, जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। इसका भी कहना था ये कई लड़कियों के चक्कर में भी था, अपनी अयासी और खर्च पूरा करने के लिए इसने घटना कारित की। राजगढ़ में जल अर्पण कार्यक्रम में अफसर देरी से पहुंचे तो सांसद रोडमल नागर उन पर बुरी तरह से भड़क गए। सांसद महोदय इतने नाराज हुए कि मंच से उतरकर अफसर के पैर छूने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि बेवकूफ की तरह 1.5 घंटे इंतजार कराया गया। केवल इवेंट करने से कुछ नहीं होता, जमीन पर काम होना चाहिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। इनमें सांसद दिल्ली से आए अधिकारियों के सामने पहले दंडवत प्रणाम करते और फिर नाराजगी जताते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यक्रम में देरी को लेकर सांसद के शब्द और उनका अंदाज अब चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि बाद में सांसद नागर ने कहा कि उनकी नाराजगी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर थी। सब समझता हूँ, लेकिन हम सबको समझना पड़ेगा। इवेंट करने से थोड़ी दुनिया चलेगी।
यूपी के मेरठ में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं के कत्लेआम के विरोध में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहां एक चौराहे पर कई कार्यकर्ता जमा हुए और इसके बाद उन कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश का झंडा जलाया और सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाने की मांग की। इस दौरान उन कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के खिलाफ पुतला भी फूंका। बांग्लादेश में जिस तरह से एक हिंदू युवक को सड़क पर लिंच करके बेरहमी से पीट करके उसके शव को जला दिया गया और इस भीषण हत्याकांड के बाद पूरी दुनिया में गुस्सा है, लेकिन भारत में खास तौर पर जगह जगह नाराजगी जताई जा रही है और बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग करने के साथ साथ वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अस्पतालों का निरीक्षण कर रही हैं और इस कड़ी में सीएम रेखा गुप्ता ने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएम ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से मुलाकात की, साथ ही इलाज और सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। सीएम ने मरीज से इलाज का फीडबैक भी लिया और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने दिव्यांगों से भी उनका हाल जाना, उन्हें जरूरी किट और जरूरतमंदों को 3 पहिया व्हील चेयर बांटी। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो एक महिला मरीज को ढाढ़स बंधाती हुई दिख रही हैं। सीएम रेखा गुप्ता खुद अस्पतालों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही हैं, साथ ही वो यह तय कर रही हैं कि हर मरीज को समय पर इलाज, संवेदना और सम्मान मिल रहा है कि नहीं। इलाज हो जाएगा, घबराओ नहीं। अभी दिखाया डॉक्टर को, अभी दिखाओ पहले डॉक्टर को दिखाओ। तो ऐसे क्यों घबरा रही हो? दिखाओ। हाँ, सब इलाज है, चिंता मत करो। दिखवाओ इनको, हमारे घर से हैं। बड़ी खबर आ रही है बांग्लादेश से, जहां हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बांग्लादेश की लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक वीडियो जारी किया जिसमें चटगांव में कई हिंदुओं के घर जलाने जाने की तस्वीरें सामने आई है। वहीं बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू खौफ में हैं। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें एक महिला अपने घर को जलते हुए देखकर रोने लगी है और ये एक मामला नहीं है। बांग्लादेश में ऐसे कई मामले सामने आए और यहां भारत में कई जगह विरोध प्रदर्शन भी इसको लेकर के हो रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा की देखिए किस तरह से घर फूके गए हैं और भारत में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। तो तस्वीरें देखिए, पश्चिम बंगाल जहां बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे, विरोध प्रदर्शन हुआ और इस मामले पर लगातार हंगामा भी हो रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर भारत का विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है और ये तस्वीरें ये बांग्लादेश में हिंदुओं की बुरी स्थिति को दिखाती हैं। वहां रहने वाले हिंदू ये कह रहे हैं कि उन पर सुनियोजित हमला करके उन्हें खत्म किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार। हर नागरिक को स्वच्छ हवा की जरूरत है, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। आप स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं करा पाए हैं, एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी कम कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी ऑब्जर्वेशन दिया है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या कुछ कहा गया है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से प्रदूषण को लेकर? दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो एयर प्यूरिफायर है उस पर जो जीएसटी की दर है 18%, उसको घटाकर 5% कर दिया जाए, क्योंकि लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार है और सरकार एयर प्यूरिफायर को एज अ मेडिकल उपकरण के आधार पर नहीं इस्तेमाल कर रही है। लिहाजा इस पूरे मामले पर याचिका दाखिल की गई थी और आज इसी मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को लेकर जमकर फटकार लगाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील से कहा कि जब आप स्वच्छ हवा प्रदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो प्रदूषण को कम करने के लिए उपकरण है उन उपकरणों पर जीएसटी रेट कम क्यों नहीं कर रहे हैं। इस पर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में ये जानकारी दी गई कि ये पूरा मामला अभी विचाराधीन है और जल्दी से फैसला लिया जाएगा, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट भड़क गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपसे इस पूरे मामले पर सवाल पूछा जाता है तो आप कोई न कोई सवाल देकर इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं टालने की कोशिश करते हैं और ऐसे में
जी। या हजारों लोग जब मर जाएंगे तब आपकी सरकार इस पूरे मामले में कोई मजबूत कदम उठाएगी। जी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट केंद्र सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं हुआ और इसीलिए केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई है। प्रदूषण के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि वो 2:30 बजे दोबारा अपने जो अथॉरिटी है उनसे बात करें और ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर सरकार कब तक फैसला लेगी। 2:30 बजे दिल्ली हाईकोर्ट दोबारा इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। बहुत शुक्रिया सुशील पांडे इस पूरी जानकारी के लिए। तो प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कनाडा के टोरंटो से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां हिमांशी खुराना नाम की भारतीय मूल की महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस को हिमांशी के घर से ही उनका शव मिला है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अब्दुल गफूरी के खिलाफ वारंट जारी किया है। पुलिस के मुताबिक यह हत्या घरेलू हिंसा की वजह से हुई है। पुलिस ने बताया कि हिमांशी खुराना के लापता होने की खबर मिली थी। इसके बाद उनकी तलाश शुरू की गई और फिर घर में पुलिस को हिमांशी का शव मिला और इसके बाद अब्दुल गफूरी की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस शख्स की तलाश की जा रही है। 30 साल के हिमांशी खुराना जिनका शव उनके ही घर में मिला है। कनाडा की पुलिस ने इसे हत्या माना और संदिग्ध अब्दुल गफूरी की तलाश की जा रही है जो कि फिलहाल फरार चल रहा है। गुजरात के सूरत से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया। यहां मगदल्ला बंदरगाह पर कोयले से भरी एक बोट पलट गई। इसके बाद यहां अफरा तफरी मच गई। पहले बोट धीरे धीरे झुकी और फिर बोट समंदर में समा गई। उस बोट में तकरीबन 5 लोग सवार थे जो अपनी जान बचाने के लिए समंदर में कूद पड़े और इसके बाद पास से गुजर रहे नाव में सवार लोगों ने इन लोगों की जान बचाई है। हालांकि ये बोट क्यों डूबी, कैसे डूबी, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। कोयले से भरी हुई नाव थी और तट पर यह किस तरह से डूबी है इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। क्या सामान्य से अधिक इसमें वजन भर दिया गया था, इस वजह से बोट डूबी है। बोट पलटने के बाद उस पर सवार लोग कूद गए थे समंदर में और आसपास से गुजर रहे बोट्स के नाविकों ने उनकी जान बचाई है। बंदरगाह पर नाव पलटने की घटना गुजरात के सूरत से सामने आई है। सूरत में जो बोट है वो कोयला लेकर के आ रही थी। बड़े जो जहाज होते हैं वहां से छोटे बोट्स के जरिए कोयले को लाया जाता है। इसरो ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सबसे भारी विदेशी सैटेलाइट के साथ LVM-3 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को सतीश धवन स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस सफल लॉन्चिंग की अहमियत यह है कि इससे कमर्शियल स्पेस सेक्टर में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की पकड़ काफी मजबूत होगी। यह मिशन अगली पीढ़ी के संचार सैटेलाइट को तैनात करेगा जिसका मकसद दुनिया भर में स्मार्टफोन को सीधे तेज रफ्तार मोबाइल ब्रॉडबैंड सेवा देना है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट अब तक LVM-3 रॉकेट से लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया सबसे भारी पेलोड है। इसरो की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। तो अंतरिक्ष में एक और उड़ान भरी है और इसरो ने एक नई इबारत लिखी है। दरअसल भारत का जो अंतरिक्ष मिशन है वो बेहद किफायत में अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि दुनिया की तमाम बड़ी एजेंसियां इसरो की सहायता लेती हैं। वैसे तो दुनिया भर की अलग अलग अंतरिक्ष एजेंसियां अमेरिका समेत चीन और रूस भी काफी उन्नत हैं, लेकिन भारत की खासियत यह है कि भारत बेहद किफायत के साथ काफी कम कीमत पर अंतरिक्ष मिशन में यह उपग्रह लॉन्च करता है और यही वजह है कि नासा भी इसरो की सहायता लेता है। अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल मिशन अमेरिकी ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो कि सीधे स्मार्टफोन तक हाई स्पीड सेल्युलर ब्रॉडबैंड को जोड़ता है। तो DRDO ने अगली पीढ़ी के आकाश मिसाइल का सफल ट्रायल किया है। यह ट्रायल एयर डिफेंस की ताकत को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 5, 4, 3, 2 जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, आकाश NG मिसाइल अपना लक्ष्य भेदने के लिए निकल पड़ी। ट्रायल के दौरान आकाश NG ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से नष्ट किया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। बता दें कि आकाश NG सिस्टम पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बना है। इसमें देसी RF सीकर और सॉलिड रॉकेट मोटर लगी है। आकाश NG की मारक क्षमता करीब 30 किलोमीटर है और यह 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के हवाई खतरों को रोकने में पूरी तरह सक्षम है।
डीआरडीओ को भरोसा है कि आकाश एनजी मिसाइल तेज रफ्तार और अलग अलग तरह के हवाई खतरों से देश की सुरक्षा करने में अहम भूमिका निभाएगी, जिससे भारत का स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा मजबूत होगा। अब खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब चोरों ने एक आश्रम को निशाना बनाते हुए पूरा दान पात्र ही चोरी कर लिया। अनिल जी के मैं रिपोर्ट बना। बताया जा रहा है कि चोर दान से भरा दान पात्र उठाकर पास के खेत में ले गए और पैसा निकालकर टूटा हुआ दान पात्र छोड़कर फरार हो गए। यह पूरी वारदात आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें 2 चोरों को दान पात्र ले जाते हुए देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि दान पात्र 50 किलो का था, लेकिन इसके बाद भी चोर उसे उठाकर ले गए। चोरी की यह घटना शाहपुरा रोड पर स्थित जय गुरुदेव आश्रम की है, जहां रात के करीब 8 बजे 2 चोर आश्रम में घुसे थे। सर्दी की वजह से आश्रम में ज्यादा चहलकदमी नहीं थी। इसी का फायदा उठाकर चोर दान पात्र उठाकर ले गए। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने कई लोगों की तलाशी भी ली है, हालांकि अभी तक चोरों की पहचान नहीं हो पाई है। हरियाणा के झज्जर में एक ट्रक कार के ऊपर पलट गया। इस भीषण सड़क हादसे में मौके पर ही 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में पशुओं का चारा भरा था और कार ट्रक के नीचे दबती चली गई। बताया जा रहा है कि झज्जर रेवाड़ी रोड पर भूसे से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सफेद रंग की कार के ऊपर पलट गया। ट्रक के पलटने से कार पूरी तरह दब गई और पिचक गई और ट्रक में लदा भूसा भी कार के ऊपर गिर पड़ा। इस हादसे में कार में सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी सुरेंद्र कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने जेसीबी और हाइड्रा की मदद से ट्रक को उठवाया और कार को काटकर उसमें फंसे व्यक्तियों के शवों को बाहर निकाला गया। इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया, जिसे बड़ी मुश्किल से खुलवाया जा सका। मृतकों में 4 लोग यूपी के, जबकि एक शख्स झज्जर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। सभी मृतक मजदूरी का काम करते थे। पुलिस ने हादसे के बाद जांच शुरू कर दी है और आज सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। काफी मशक्कत करने के बाद फिर हमने उनको निकाला है जी, उसके बाद सिविल हॉस्पिटल भिजवाया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।